नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। सबसे पहले आपको बताते हैं झारखंड से आ रहा कोरोना अपडेट। झारखंड में 294 तक अब कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि आज जांच जो की गई है उसमें 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा सरायकेला से 2 मामले सामने आए हैं, जबकि गिरिडीह और जमशेदपुर से एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में 5000 से ज्यादा जांच रिपोर्ट अभी लंबित है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अभी जांच रिपोर्ट के लिए 3 दिन का इंतजार करना होता है। 3 दिन बाद जांच रिपोर्ट आती है। चेन्नई कर्नाटक से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और आने वाली है, जिसमें श्रमिक आएंगे। प्रवासी मजदूरों पर मुख्य सचिव कल बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही 130 प्रवासियों में कोरोना का संक्रमण मिला है। मुख्य सचिव कल बैठक करने वाले हैं। 130 प्रवासियों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। तो बाहर से आने वाले प्रवासी जो है कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। एसएमएस से अब कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट मिलेगी। तमाम अपडेट झारखंड से कोरोना को लेकर आ रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाना और बेहतर सुविधा देना उनका लक्ष्य है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों का काम अब शुरू होता है और हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने संक्रमितों को नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकना सरकार का लक्ष्य बताया। कहा जाए तो राज्य सरकार का जो विषय है वो अब शुरू होता है। अब जब मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक समय जहां था कि हम पूरे राज्य में एक रुके रुके से चल रहे थे संक्रमण की स्थिति को लेकर, अब बड़ी तेजी से हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रही है। संक्रमित लोग से नहीं लड़ना है, हमें संक्रमण से लड़ना है। और आज की इस स्थिति पर जो हिंदपीढ़ी को लेकर के चर्चाएं हमारे राज्य में हुई, मुझे लगता है हिंदपीढ़ी के अलावा कहीं दूसरा कोई उदाहरण आप नहीं बता पाएंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने सरकारी क्वारंटाइन की जो व्यवस्थाएं की, आज हमारे सरकारी क्वारंटाइन में लगभग 50 से 60 हजार लोग अभी हैं, उनको पूरी तरीके से सरकारी निगरानी में रखा गया है। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक अपने प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचा पाएं, उनको सुरक्षित ला पाएं। ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि सभी लोग अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम जैसे ही इन सब समस्याओं पर अपना कंट्रोल पा लेंगे तो जरूर उन सब बहसों में हम लोग हिस्सा भी लेंगे और अपने राज्य के लिए जो बेहतर होगा उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि मजदूरों को लाना है और सुरक्षित लाना है, यही सरकार का मकसद है। इधर माइनिंग पॉलिसी पर एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव नजर आ रहा है। खनन नीति पर सीएम के बयान के बाद बीजेपी और जेएमएम के बीच बयानों का दौर शुरू हो गया है। माइनिंग, रॉयल्टी और प्रदेश का विकास, इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र अक्सर राजनीतिक स्थिति के मुताबिक आमने सामने होते रहे हैं। केंद्र की ताजा माइनिंग नीति पर तल्खी इस बार ज्यादा है, क्योंकि प्रदेश में इस समय जल, जंगल और जमीन की बात करने वाली हेमंत सरकार सत्ता में है। लिहाजा ताजा माइनिंग नीति में सरकारी एकाधिकार को खत्म करने की बात पर सीएम की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जमीन मालिक ही लोग माइनिंग करें? अभी उस पर हम लोग चिंतन करेंगे और केंद्र सरकार की जो अभी तो घोषणाएं हुई हैं और उसके अंदर की जो कहानियां हैं वो भी जाननी जरूरी है। और उसका जब तक अध्ययन नहीं किया जाए बाकी चीजें सिर्फ राजनीतिक तौर पर रखी जा सकती है। अभी हम लोग उसका चिंतन करने के बाद ही आपको दूसरे चीज को बताएंगे। उधर सीएम के इस बयान के बाद विपक्षी बीजेपी ने हेमंत सरकार को प्रदेश में चल रही अवैध माइनिंग को रोकने की सलाह दे डाली। साथ ही मोदी सरकार की माइनिंग नीति को झारखंड के लिए आर्थिक समृद्धि वाला फैसला बताया। इस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम के बयान का हवाला दिया और कहा कि जमीन मालिक को ही माइनिंग का अधिकार मिलना चाहिए। हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार को सबसे बड़ी पहल ये करनी चाहिए कि जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग हो रहा है पूरे प्रदेश में, खास करके धनबाद में, बोकारो में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, ऐसे
कोयले का इलीगल माइनिंग हो रहा है कि इलीगल माइनिंग पर अंकुश लगे और जिससे क्या होगा कि लोगों के राज्य को रॉयल्टी मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर जमीन मालिक ही उस खदान का मालिक होगा तो कहां से राजस्व की कमी होगी, कहां से सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा। हम व्यवसाय करें लेकिन व्यवसाय के साथ साथ उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए जिनकी जमीनें हम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पे, राज्य सरकार पे और हेमंत सोरेन जी पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उनका राजनीतिक चरित्र क्या है। प्रदेश में कोयले के लगातार अवैध खनन और उगाही से राज्य सरकार को हमेशा से राजस्व का नुकसान होता रहा है। साथ ही इस पर राजनीति सत्ता के बदलते समीकरण के हिसाब से होती रही है। माइनिंग पॉलिसी पर ताजा टकराव को भी इसी बदलते सत्ता समीकरण के हिसाब से देखा जा रहा है। उपेंद्र, न्यूज़ 18, रांची। तो माइनिंग पॉलिसी पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इधर झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य में अभी तक करीब 45,000 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 5,000 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। अकेले रिम्स में ही 2,000 से ज्यादा सैंपल की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। रिपोर्ट आने में देरी से मरीज काफी परेशान हो जाते हैं। हम मोर देन 500 जांच पर डे कर रहे हैं। होता था कभी 500 होता था, कभी 600 भी होता है, कभी 600 से ज़्यादा भी होता है। ये लैब का कैपेसिटी होता है। लैब में जांच मशीन का कैपेसिटी खाली नहीं होता है, कैपेसिटी होता है आदमी का इन्वेंट्री देखना, रजिस्टर में मेंशन करना, जिसकी वजह से हम इतना ही जांच कर पा रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो व्यवस्था है, अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ तो माइग्रेंट लेबर सब चारों तरफ से आने लगे। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से पूरी व्यवस्था की है, सबको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, स्क्रीनिंग करना, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजना। लेकिन हमारा जो लैब है जितना, वो केवल हमारा अभी रिम्स, जमशेदपुर, धनबाद और इटकी में चल रहा है। तो इस लैब का भी एक क्षमता होता है। अगर हम क्षमता के आगे काम करेंगे तो हो सकता है मेरी गुणवत्ता में कुछ गड़बड़ हो जाए। और झारखंड में कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। गढ़वा में 18 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। हालांकि इसमें से 3 मरीज ठीक होकर होम क्वारंटीन में फिलहाल रह रहे हैं, जबकि 44 का मिराल प्रखंड के कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी संक्रमित मरीज प्रवासी हैं और महाराष्ट्र से आए हुए थे। जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर्स की टीम तैनात करने की मांग की है, ताकि सभी का बेहतर तरीके से इलाज हो सके। सभी को रात में हम लोग कोविड सेंटर मेराल में एडमिट करवा दिए हैं। सभी का इलाज स्टार्ट हो गया है और पहले के जो मामले थे उसमें 47, उसमें से 3 का नेगेटिव आ गया है, जिसको होम क्वारंटाइन में वो चले गए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सभी का नेगेटिव रिपोर्ट आए। महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आकर के जब इनका सैंपलिंग हुआ तो जितने लोगों का सैंपलिंग हो रहा है सभी को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि किसी दूसरे को इसका फैलाव से रोका जा सके। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन में है, जितने भी रेड जोन से जितने लोग आ रहे हैं, जिसका हम लोग सैंपल ले रहे हैं, वो सभी को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रख रहे हैं। और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी। ऐप के जरिए निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपया सहायता देने का निर्णय लिया गया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये राशि अब तक नहीं मिल पाई है। सरकार ने सभी निबंधित मजदूरों को राशि उपलब्ध कराने को कहा है, लेकिन अब तक महज 1,99,608 प्रवासियों को ही पैसे दिए गए हैं, जबकि इस योजना के तहत 3,06,786 प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। नहीं, उसमें तो हम लोगों ने डेट 30 अप्रैल तक ही का डेट दिया हुआ था। तो उस वक्त तक जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से अधिकांश को भुगतान कर दिया गया है। मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छा ही हुआ था और काफ़ी लोगों को पैसा मिला है। हम लोग भी डीबीटी का माध्यम से जहाँ भी पैसा भेजते हैं, गाँव में भेजते हैं, या वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में डीबीटी में जाने में भी समय लग जाता है। जो भी कारण गलत हो जाता है फिर रिवाउंड होकर आ जाता है, या एक साथ हम करते हैं तो कुछ अकाउंट में गया, कुछ अकाउंट में नहीं गया।
कोरोना काल में औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की तस्वीर भी कुछ बदली सी नजर आ रही है। अनगिनत फैक्ट्रियों के शोर से जागने वाला ये शहर आज मजदूरों के लौटने के कदमों को देख रहा है। ये नजारा है घर वापसी की आतुरता और टूट रहे सब्र के बांध की। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में बंद हो चुकी छोटी बड़ी कई कंपनियों में काम करने वाले ये मजदूर अब घरों की तरफ लौट रहे हैं। दरअसल घर वापसी को लेकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण ये मजदूर लंबे समय से यहीं फंसे थे। लेकिन जब बंगाल जाने वाले NH 33 पर मजदूरों का काफिला पैदल ही रवाना होने लगा, तब स्थानीय युवकों ने मदद को लेकर कमान संभाल ली। हम लोग को कोई ऐसे सुविधा नहीं हो पाया, तो हम लोग आपस में ही मिलकर जो इन लोगों को सुविधा हो पा रहा, नाश्ता का प्लस पानी का और कुछ भी हल्का फुल्का जो भी हो रहा, और प्लस में जो भी गाड़ी रोक रही है उसको बैठाकर जितना दूर हो सके उन लोग को भिजवाए हैं। अब कुछ देर पहले एक तो गाड़ी हम लोग भिजवाए कि जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी माइग्रेंट्स पैदल जा रहे हैं, उनका ग्रुप बनाकर उन्हें डिस्टेंस में रखकर उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे। फिर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अथॉरिटीज़ है उन तक जानकारी पहुँचाए कि इन लोगों को आगे तक पहुँचाया जाए। दरअसल बिहार, बंगाल और झारखंड के कई जिलों के मजदूर और श्रमिक काम बंद होने के बाद घर वापसी नहीं कर पा रहे थे। इन्हें लेकर स्थानीय विधायक सरयू राय अपने स्तर से ट्विटर पर प्रयास भी कर रहे थे। उधर झारखंड सरकार की कोशिशों के बाद भी बंगाल सरकार ने अपनी सीमा को बंद कर दिया था, जिससे मुश्किलें बढ़ गई थी। नीतीश कुमार बोलता है कि यहाँ पर है उसी जगह रहो, कि एक हजार रुपया देगा, तुम लोग खाओ को, तो 1,000 रुपया में एक महीना चल थोड़े पाएगा। ये सभी के सभी भारतवासी हैं और नागरिक तो भारत के हैं, इसलिए भारत की सरकार को भी चाहिए कि जो जहाँ है, कोई सड़क पर है उसको सड़क पर, और कहीं आज भी दूसरे राज्य में वो फंसा हुआ है तो वहाँ सहायता का प्रबंध कराए। मजदूरों की इस दौड़ती भीड़ में कुछ अपनी जेबें खाली कर ट्रकों पर सफर कर रहे हैं, तो कुछ को दूसरे राज्य की सीमा तक यह सुविधा मिली है। लेकिन यह तय है कि घर वापसी पैदल यात्रा से ही मुकम्मल होगी। बहरहाल मजदूरों की घर वापसी और उनके लौटते कदमों से उड़ती धूल में हजार सवाल हैं और बेइंतहा दर्द भी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। और प्रवासी मजदूरों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। कर्नाटक से हटिया पहुंचे श्रमिकों ने स्टेशन से घर जाने के लिए व्यवस्था की गई बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर हंगामा किया। श्रमिकों का यह भी आरोप है कि उन्हें बस में घंटों बिठा कर रखा गया और खाने के लिए सिर्फ 2 ब्रेड दे दिए गए। हालांकि रांची के DTO ने इन आरोपों को निराधार बताया और लोगों से संयम की अपील की है। 45 पुलिस सीटर फुल है, फिर भी खड़ा करा कर रखे कि और आएगी बस, ट्रेन आएगी तो उसके बाद हम लोग और इसमें देंगे। कैसे कहेंगे? तो भीड़ हो जाएगा। हाँ, तो भीड़ पूरा हो जाएगा। 7 बजे से खड़े हैं, बोले कि आएगी गाड़ी तब आपको छोड़ेंगे। गाड़ी का अंदर देखिए, अब गाड़ी कब आएगी, कब हम लोग को छोड़ेंगे, और फिर इन लोग को जाकर पेट्रोल में फिर क्लोटाइंस होगा वहाँ पर ही। इतना आदमी भर के रखा हुआ है, देख लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाके देखिए, पूरा एक सीट में 3-3 आदमी बैठा के रखा है। और सर सुबह से एकदम कोई नाश्ता नहीं, 2 ब्रेड देके बस बैठा के रखा हुआ है। सर हम लोग को भी जान का डर है, हम लोग जब दूसरे राज्य में थे तो हम लोग को एकदम सेपरेट के साथ हिफाजत के साथ भेजा, और हमारे राज्य घर में आके ये हालात है हमारा। पर्याप्त संख्या में बस रखा हुआ है जो जिला वाइज टेक किया गया है, जो पैसेंजर लिस्ट है उसके आधार पर, और सबको लिस्टिंग करके हम लोग बैठाकर यहाँ से जिला के लिए रवाना करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो सीट है जिसका जितना कैपेसिटी है, जो हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हैं उतनी गाड़ी, उतने के हिसाब से हम लोग गाड़ी मंगाए हैं। लोग धैर्य रखें, ट्रेन आ रही है। तो लोग जो हैं वो व्यवस्था को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन DTO ये आरोप मानने को तैयार नहीं। इधर लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जमशेदपुर में छूट मिलने के बाद भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं। हम आपको लॉ नगरी के सबसे महत्वपूर्ण चौक साकची का नजारा दिखाते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। लोग बिना मास्क के बाहर बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। साकची बाजार का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने।
झारखंड में कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है और जमशेदपुर शहर की बात करें तो कल जमशेदपुर शहर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है और एक दिन में 9 मामले सामने आए हैं। बावजूद मैं शहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको। आप देख सकते हैं कि ये जमशेदपुर शहर का साक्षी बाजार है और किस तरह आप देख सकते हैं शहर का, ये माने तो जमशेदपुर शहर का सबसे बड़ा साक्षी बाजार है और ये चौक है जहाँ तीन मार्केट लगते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह लोग जो है वो बिना काम के सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए सैकड़ों की संख्या में, लग रहा है कि आम दिन की तरह जैसे सब्जी मार्केट लगता था उस तरह लोग जो है वो घरों से निकलकर, कई लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं और लोग जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह बाज़ारों में घूमने आ रहे हैं। और कई लोग तो अपने काम से आ रहे हैं मगर कई लोग जो है वो बिना काम के बाज़ारों में घूम रहे हैं बिना मास्क के। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह उड़ाई जा रही है। लोग जो है वो बिना काम के सड़कों पर निकल रहे हैं। कोरोना वायरस लगातार जमशेदपुर शहर में अपना पैर तेज़ी से पसार रहा है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि कोरोना वायरस से बचना है तो घर में रहकर कोरोना वायरस से सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इधर बोकारो की चास में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से एक शख्स का सिर फट गया। दरअसल चास गरगा पुल के पास पुलिस ने बाइक से जा रहे इस शख्स पर डंडा चला दिया, जिसमें उसके नाक के पास का चमड़ा फट गया और खून बहने लगा। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि सिपाही ने अपनी गलती स्वीकार ली। ये ऐसे करके आते यहाँ गछिया के पास सोचे कि भाग रहे हैं, बस फटाक से डंडा चला दिए यहाँ पे जो है गाछ के पास। तो आपको चोट कहाँ लग गया है? कौन चलाया डंडा? पुलिस के लोग चला? हाँ, पुलिस का कौन नाम है? देवेंद्र राम, वो चला दिए। हाँ, कहाँ चोट लग गया आपको? ये क्या ना यहाँ फट गया है पूरा। तो जैसा वो बता रहे हैं कि जो ना डंडा चलाया नहीं है, रोकने के क्रम में उनको लगा है ना। लेकिन बताना पड़ेगा ना कि हाँ, ये तो हम तो हमेशा समझाते हैं कि किसी पर जो है ना डंडा नहीं चलाना है। कोरोना संकट काल में रिम्स के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। दरअसल रिम्स के कोरोना वॉरियर्स प्रमोशन प्रक्रिया को फिलहाल टालना चाहते थे, लेकिन एम्स के निदेशक ने उनकी मांग नहीं मानी, जिसके बाद डॉक्टर ने कल से काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। पर्पस था कि जो हमारा 15 मई तक मानने का इनका डेडलाइन था, उसका 16 को एक नया आदेश आया, जो कि हमारे बात को लगा कि हमने जो दिया है वो हमारे बात से ये मेल नहीं करता है, और एक नया फरमान था जिसको हम लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए कल लेटर दिया कि आप उसको विड्रॉ कीजिए, कोविड तक इसको बढ़ाइए आगे डेट को, कोविड के बाद हम लोग इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। कोरोना बंदी के बीच शहर से लेकर गांव तक कोई गरीब भूखा ना सोए, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। गुमला में जिला प्रशासन की ओर से नियमित रूप से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसमें गुमला के कई युवा पूरी ईमानदारी से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। गुमला के नौजवान इन दिनों जरूरतमंदों तक खाना मुहैया कराने में प्रशासन की जमकर मदद कर रहे हैं। युवाओं ने इस काम के लिए अपनी एक टीम बनाई है, जिसका नाम जीवन रखा गया है। इसके सदस्य प्रतिदिन कारीगरों के माध्यम से भोजन बनवाकर उसे सही तरीके से पैक कर वाहनों के माध्यम से कई क्षेत्र में वितरित करते हैं। इस काम में लगे युवाओं का मानना है कि उनका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सुबह से खाना बनती है, पैकिंग होती है, उसके बाद सारा भोजन पैक होकर हर रूट पर लोग हमारी निकलती है और भोजन उन लोगों तक पहुंचाती है जिनके यहाँ भोजन नहीं बन पा रहा है, चाहे भोजन नहीं मिल पा रहा है। कि जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम प्रतिदिन वैसे लोगों को भोजन कराएंगे, और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है तो और भी सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित इस टीम द्वारा हर रोज 400 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य को देखते हुए कई लोग सामने से मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं चैम्बर के सदस्य भी इसमें प्रशासन और युवाओं का पूरा योगदान कर रहा है। जिला के उपायुक्त शशि रंजन ने युवाओं की इस टीम को हाल ही में 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि भी प्रदान की थी, जिसके बाद इन युवाओं का उत्साह 2 गुना हो गया। कोरोना से पीड़ित लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी
सहयोगी है। पहले ही दिन से इन लोगों के द्वारा विक्षिप्त और ऐसे असहाय लोगों के बीच भोजन बना करके उन लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। इसकी सराहना करते हुए आज गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इन लोगों के साथ संयुक्त रूप से भोजन बांटने का दायित्व लिया है। युवाओं द्वारा सड़क पर भटक कर समय बिताया जा रहा है या फिर प्रशासन के लिए चुनौती पैदा की जा रही है, वहां पर ये युवा लगातार गरीबों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, जो काफी सराहनीय कार्य है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। इधर लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के लिए रांची में लालू लंगर चल रहा है। हर दिन दोपहर और रात का खाना वो भी अलग अलग दिन अलग अलग मेन्यू के हिसाब से गरीबों को मिल रहा है। 3 अप्रैल से लगातार चल रहे लंगर में हर दिन 500 से 700 लोग खाना खाते हैं। इस लंगर में बनने वाले भोजन की क्वालिटी की जांच के लिए लालू प्रसाद हर दिन अपने सेवक को यहां पर भेजते हैं। करीब 50 दिन से अधिक समय से चल रहे इस लंगर की हर ओर सराहना हो रही है। खाना बता रहे थे हम लोग, तो शाम सुबह डेली आते हैं। क्या क्या मिलता है खाना? एक तरह का मिलता है? नहीं, हम लोग का बदल बदल के मिलता है खाना। मछली, अंडा, भात सभी मिलता है हम लोग को। कोई भी गरीब, क्योंकि एक भी गरीब भूखा नहीं रहे, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लॉकडाउन हो जाने का कारण उन लोगों को खाना का बहुत ही किल्लत हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि गरीबों का मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने गरीबों को स्थिति को देखते हुए ये शिविर संचालन करने का निर्देश दिया। उधर गिरिडीह में मुफस्सिल थाना के जोड़ा पहाड़ी के पास बाइक और कार में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार और कार पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 मृतकों की पहचान पीर टांड निवासी के तौर पर की गई है, जबकि बाकी 3 की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।